दोस्तों शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जो है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी को आज समझेंगे कि किस प्रकार से इसे परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार से महान जो विचारक रहे हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को परिभाषित किया, उनकी डेफिनेशन दी और उनके बारे में क्या कुछ कहा, सब कुछ देखेंगे। चाहे वो फॉरेन थिंकर्स हों या फिर वो भारत के जितने भी विचारक हों उनके बारे में भी पूरा डिटेल में देखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने और निर्णय देना, मतलब इसके माध्यम से नागरिक जो वहां पर हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, वो अपनी सरकार को चुन सकते हैं, अपनी शासन प्रणाली को चुन सकते हैं और जो उनको पसंद है, जो लोग उनको पसंद है वो उनको वोट के माध्यम से और वो उनको कैसे, वो अपने निर्णय के माध्यम से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको उनका चुनाव कर सकते हैं। और यह शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोगों की इच्छा और संप्रभुता को प्राथमिकता दी जाती है। लोगों की इच्छा है, वी द पीपल, है ना। लोग जो है वही सर्वोपरि हैं, लोग जो है वही क्या है, वही नीति का निर्माण करने में सहायक होने वाले हैं। और जो लोग नीतियां बनाएंगे ना, उनका चुनाव कौन करेगा, वो वहां के लोग करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था जहां पर लोगों का तंत्र है, जहां पर शासन जो है वो वहां की जनता का है। इस चीज को आपको सुनिश्चित करना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र में मुख्य जो तत्व हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो तथ्य है वो यही है कि लोगों की भागीदारी, जनता की भागीदारी किस प्रकार से है। तो जनता की भागीदारी इसमें प्रमुख क्या आ जाता है, नागरिक जो है वो चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनते हैं, चुनावों के माध्यम से सबको चुनाव होगा, है ना। उसके बाद में सरकारी नीतियों में भाग भी लेते हैं। ये लोग क्या करेंगे, ये सरकारी नीतियों में भाग लेंगे। अगर कोई सरकारी नीति पसंद नहीं आई है तो उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर कोई भी सरकारी नीति जो है वो पसंद आई है तो उसका अभिवादन करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी फॉलो भी करेंगे। जैसे आपने देखा होगा भारत में जब जनधन खाता वाली स्कीम आई थी, लोग एकदम यहाँ पर जिनके पास में बैंक अकाउंट नहीं थे वो बिल्कुल दौड़े गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरकार का समर्थन किया। लेकिन जब सीएए और एनआरसी आया था तो उस समय पर लोगों ने सरकार का एक विरोध किया। जब ये किसान अमेंडमेंट बिल आया था तब भी लोगों ने वहां पर विरोध किया। तो हर प्रकार से जनता वहां पर अपने इमोशंस को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र रहती है लोकतंत्र व्यवस्था में। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम रहती है, मतलब यहां पर विधानिक स्वतंत्रता रहती है। मतलब नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, वो अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, साथ में वो संगठन की स्वतंत्रता भी प्राप्त करते हैं, जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है कि आप जो है वो एक जगह पर एकत्र हो सकते हैं। आप जो है वो बहुत सारे लोगों को मिला करके एक ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हैं। आप उस ग्रुप को प्रमोट करने के लिए अन्य राज्य में विचरण भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें नागरिकों को लोकतंत्र में ही प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। उसके बाद में जो अगला नंबर आता है वो आता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मतलब अधिकार और उत्तरदायित्व का। अधिकार और उत्तरदायित्व यहाँ पर क्या है, नागरिकों को अधिकार और उत्तरदायित्व दिए जाते हैं जिससे कि मतदान का अधिकार और कानून का भी पालन हो। मतलब वो अपने जो वोटिंग राइट्स हैं उसका भी प्रयोग करें, उसके साथ में कानून का भी पालन किया जाए। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी और कुछ आपको अधिकार भी दिए जाते हैं। किसमें, लोकतंत्र में। भारत में अगर देखें तो मूल अधिकारों के साथ में मौलिक कर्तव्य भी तो दिए गए हैं ना। भारत में 51A आर्टिकल में मेंशन्ड था मौलिक कर्तव्य, जिसे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। लेकिन आपको यह समझना है किस वजह से जोड़ा गया, क्योंकि अधिकारों के साथ में अगर जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी ना तो वो आपके लिए बेकार हो जाती है। तो ये लोकतंत्र में व्यवस्था कर दी गई है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो और जो तत्व है वो ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत है उसी का शासन हो। अगर बहुमत का ही शासन होगा तो वो पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं होगा, वो एक छद्म लोकतंत्र रहता है, वो एक विकृत लोकतंत्र का रूप ले लेता है ना। तो उसके आधार पर अगर देखें, मतलब भारत में माइनॉरिटीज जो होती हैं, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, उनको भी यहाँ पर अधिकार दिया जाता है, उनको भी यहाँ पर क्या दिया किया जाता है, उनके भी अधिकारों की रक्षा की जाती है। किसमें, लोकतंत्र के अंदर। उसके बाद में नियमित चुनाव होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक सरकार, कोई एक सत्ता जो है वो कुर्सी पर काबिज होती है और उस सत्ता को कभी भी हटाया नहीं जा सकता। हम यहाँ हमेशा यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, नियमित चुनाव होते हैं। अगर कोई भी
सत्ता आपको पसंद नहीं आ रही है तो उसको जो है वो जनादेश के माध्यम से बदला भी जा सकता है। इसका भी यहाँ पर पूरी सहूलियतें दी जाती हैं किसमें? लोकतंत्र व्यवस्था में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं कि राजनीतिक विचारक बहुत सारे हैं, उन्होंने क्या-क्या कहा। शुरुआत हम लोग करेंगे वर्ल्ड लेवल पर जो विश्व लेवल पर जो विचारक हैं उनके बारे में, उसके बाद में हम लोग अपने भारतीय जो विचारक हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है सोक्रेट्स का, बहुत बड़ा नाम। सोक्रेट्स जो है वो लोकतंत्र को बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से ये नहीं देखता था। सोक्रेट्स का ये मानना था कि लोकतंत्र जो है वो भीड़ की सरकार होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये भीड़ की सरकार होती है, यहाँ पर कोई एक क्लियर डिसीजन नहीं होता है और यहाँ पर जनसंख्या की व्यापकता के कारण यहाँ पर असमर्थता होती है और यहाँ पर असमर्थता से ही निर्णय भी लिए जाते हैं। यहाँ पर जनता पर सब कुछ बेस्ड है और जनता का जहाँ पर शासन है वहाँ पर समर्थता जो सरकार है, जो उसका केंद्र है, उसकी समर्थता में कमी देखी जाती है। तो लोकतंत्र में एक विकृत रूप देखा जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है, लोगों ने यहाँ पर निर्णय लेने की जो कैपेबिलिटी है उसको कम कर दिया, ये मानना था सोक्रेट्स का। इसके बाद में अगला जो नाम आता है वो आता है प्लेटो का। प्लेटो ने लोकतंत्र की इन्होंने भी आलोचना ही की, है ना। प्लेटो ने क्या कहा, ये इसे अस्थिर शासन प्रणाली कहता था। क्या कहता था? ये इसे अस्थिर शासन प्रणाली कहता था। उन्होंने गणराज्य में आदर्श शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। मतलब गणराज्य मतलब आपका जो नेता है वो लोगों के द्वारा चुना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर आदर्श शासन की व्यवस्था का सुझाव इनके द्वारा दिया जाता है जिसमें दार्शनिक राजा शासन करेंगे। यहाँ पर वो राजा शासन करेंगे जो कि दार्शनिक राजा का मतलब क्या है, एक आइडियल राजा, एक यहाँ पर राजा जिसका जो जो बिल्कुल दार्शनिक है, वो हर तरह से क्या है, वो हर तरह से सुयोग्य राजा है, वो यहाँ पर शासन करेगा। उसके आधार पर प्लेटो ने दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद में उनके अनुसार लोकतंत्र में बहुसंख्या जो है वो जनता की ओर और जनता की ओर से शासन किया जाता है जो अच्छे शासन के लिए उपयुक्त नहीं है। इनके आधार पर कहा गया कि लोकतंत्र में जो बहुसंख्या है, मतलब जो बहुत बड़ी एक संख्या है और जितना ज्यादा डिसीजन मेकिंग बॉडीज में बाइफरकेशन होगा, जितना ज्यादा जो निर्णय लेने वाली संस्थानों में लोग होंगे ना, उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उतना ज्यादा एक सशक्त शासन जो है वो नहीं चल पाता। ऐसा कहना था प्लेटो का। तो जो अभी हम लोगों ने देखा सुकरात और प्लेटो दोनों ने ही लोकतंत्र की आलोचना की। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नंबर आता है वो आता है अरस्तू का। अरस्तू ने क्या कहा? अरस्तू ने कहा लोकतंत्र को एक मिश्रित शासन प्रणाली कहा। लोकतंत्र को अरस्तू ने मिश्रित शासन प्रणाली कहा और उसके रूप में देखा, उसी के मिश्रित शासन प्रणाली के रूप में देखा जिसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलू थे। मतलब कुछ अच्छे पॉइंट्स भी थे, कुछ यहाँ पर बुरे पॉइंट्स भी थे। उसके बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स में, जो कि इनकी किताब भी है, पॉलिटिक्स में लोकतंत्र की व्याख्या की और इसके लाभ और हानियों का भी इन्होंने क्या किया, विश्लेषण किया। वहां पर इसके लाभ भी बताए गए और वहां पर उसकी हानियां भी बताई गई। तो लोकतंत्र में एक मिश्रित शासन प्रणाली, लोकतंत्र को क्या कहा गया, एक मिश्रित शासन प्रणाली कही गई। किसके द्वारा? अरस्तू के द्वारा कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जॉन लॉक का आता है। जॉन लॉक ने लोकतंत्र का समर्थन किया था। वर्ल्ड लेवल पर लोकतंत्र का समर्थक करने वाला, डायरेक्टली जो समर्थन करने के लिए आए, वो विचारक का नाम था जॉन लॉक। जॉन लॉक ने इसे नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संरक्षण के रूप में देखा था। उसके साथ में उन्होंने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को, कौन सा सिद्धांत? सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था जिसमें लोगों की स्वीकृति सरकार का गठन करेगी। लोगों की स्वीकृति मतलब लोग जो हैं अगर पूरी तरह से एग्री कर रहे हैं तभी वो एक सरकार का गठन करने का कार्य करेंगे। तो जॉन लॉक के विचार क्या थे? इन्होंने लोकतंत्र की समर्थन किया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम है वो जीन जैक्स रूसो का है। किसका नाम है? जीन जैक रूसो का है। आइए समझते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा, रूसो ने सामाजिक अनुबंध पर काम किया था इन्होंने, और लोकतंत्र को लोगों की सार्वभौमिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति, लोकतंत्र को लोगों की सार्वभौमिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति कहा। और उनके अनुसार एक सच्चा लोकतंत्र लोगों की जनसामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। एक अच्छा लोकतंत्र लोगों के जन सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। मतलब एक सच्चा जो लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र है और लोकतंत्र को आप स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें यही हो सकता है, वो तभी एक अच्छा
लोकतंत्र रहेगा जब वो जन सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। तो जैक रूसो का ये विचार था लोकतंत्र के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो नाम आता है वो मॉन्टेस्क्यू का आता है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने यहाँ पर विभिन्न रूपों पर काम किया। क्या कहा? इन्होंने विभिन्न रूपों पर काम किया, शासन के विभिन्न रूपों को पर काम किया इन्होंने, और लोकतंत्र को शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ में जोड़ा। यहाँ पर जो पावर है ना, वो एक पर्सन पर नहीं है, यहाँ पर पावर जो है वो बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, और शक्ति के पृथक्करण के रूप में किसने देखा था? मॉन्टेस्क्यू ने लोकतंत्र को देखा था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शक्ति के पृथक्करण के रूप में किसने देखा था लोकतंत्र को? तो आपको बताना होगा क्या? मॉन्टेस्क्यू इसमें हमारा सही जवाब हो जाता है। उसके बाद में उन्होंने सत्ताओं के बीच उन्होंने क्या किया? सत्ताओं के बीच में शक्ति का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने शक्तियों के जो सत्ताओं के बीच में शक्ति का संतुलन बना रहे, और लोकतंत्र में क्या होता है? शक्ति का पृथक्करण होता है। शक्ति का पृथक्करण वहां पर होता है, शक्ति का अलगाव वहां पर होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? इन्होंने सत्ताओं के बीच में शक्ति का संतुलन जो है वो बनाए रखने पर एक विशेष बल दिया था। ये आपको याद रखना है। मॉन्टेस्क्यू का विचार किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर भारतीय विचारक क्या कहते हैं। भारतीय विचारकों ने लोकतंत्र, राजनीति, शासन व्यवस्था पर कई महत्वपूर्ण विचार पेश किए थे। भारत में तो लोकतंत्र जन्मा ही था। भारत में इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत में बन करके तैयार हुआ। तो यहाँ पर जो कुछ विचारक हैं उनके विचार देख लेते हैं। सबसे पहले जो आते हैं वो सबके फेवरेट और हमारे भी फेवरेट परम पूजनीय महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने लोकतंत्र को एक सच्चे और गहरे अर्थ में समझा, और उनका दृष्टिकोण यह था कि लोकतंत्र केवल चुनावों और प्रतिनिधित्व के का मामला नहीं है। लोकतंत्र क्या नहीं है? चुनावों और प्रतिनिधित्व का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। यह क्या है? ये सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है, ये भी आपको याद रखना है। उन्होंने स्वराज मतलब स्वशासन के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया था, इसके साथ में जिसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता प्राप्त हो जाती है। उनका मानना था कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत जन संरक्षण का और स्वशासन होना चाहिए। जन संरक्षण और क्या होना चाहिए? स्वशासन होना चाहिए। स्वशासन भी इसमें होना चाहिए। अगले जो विचारक बहुत ज्यादा ये फेमस और बहुत ज्यादा ये इनको क्या कहा जाता है? संविधान का, भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर के विचार क्या थे लोकतंत्र के बारे में? तो लोकतंत्र, भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। उन्होंने लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान का समर्थन किया था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी नागरिकों के समान अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी हो। यहाँ पर सभी के अधिकारों की बात की थी किसने? बी आर अम्बेडकर ने। तो बी आर अम्बेडकर ने भी लोकतंत्र का समर्थन करके सभी के अधिकारों को विशेष चीजें दी थी। सभी के अधिकारों को यहाँ पर क्या दिया था? विशेष सम्मान, सभी के अधिकारों का सम्मान हो, ऐसा कहना था बी आर अम्बेडकर का। उसके बाद में आते हैं नेहरू जी। नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने भारतीय लोकतंत्र के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या किया था इन्होंने? यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने एक आधुनिक और समावेशी, कौन सा? इन्होंने आधुनिक या और समावेशी लोकतंत्र के लिए एक मजबूत संविधान और संस्थान स्थापित करने पर जोर दिया था। मजबूत सिद्धांत और संस्थान स्थापित करने पर इन्होंने जोर दिया था, ये भी आपको याद रखना है। अगले जो विचारक हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है वो लोकतंत्र पर एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मजबूत और स्वतंत्र भारत के लिए एक संघर्ष किया। हालांकि उनका दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को एक स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखा था। इन्होंने इसको पूरी तरह से स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखा, जिसमें सभी वर्गों और समुदायों के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके, है ना? सभी वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके, ऐसा कहना था किसका? सुभाष चंद्र बोस। तो मोटा मोटा एक आंकड़ा यही है कि भाई जितने भी भारतीय विचारक रहे उन्होंने सभी का विकास, सभी को शामिल करके एक लोकतंत्र की अवधारणा को पेश किया था। अगला जो नाम आता है वो राजेंद्र प्रसाद का आता है। भारतीय लोकतंत्र के संस्थानों की मजबूती पर जोर इन्होंने दिया था, और संविधान के लागू होने के बाद में लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन्होंने काम किया था। संविधान जब लागू हुआ तो उसके बाद में उसकी लोकतंत्र की मजबूती पर उन्होंने काम किया था। उन्होंने लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए संविधान और विधायिका
की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया था। उसके बाद में आते हैं एक और व्यक्ति जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा और समाज सुधारों के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात की। इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा और समाज सुधार जो है उसके माध्यम से लोकतंत्र को अच्छे लेवल पर मजबूत बनाया जा सकता है। तो शिक्षा और समाज सुधार से संबंधित जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने की जो विचार हैं वो किसने दिए थे? वो मदन मोहन मालवीय ने दिए थे। तो ये कंप्लीट रहा जिसके माध्यम से हम लोगों ने लोकतंत्र पढ़ा। लोकतंत्र में हम लोगों ने जो विदेशी विचारक थे उनके बारे में देखा और जो देसी विचारक हैं उनके बारे में भी देखा। पूरा कंप्लीट एक डिस्कशन रहा लोकतंत्र का। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए जुड़े रहिए शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर।